अगली सरकार जो है भारत की वो कांग्रेस की बनने वाली हो और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए हों। जश्न जो मनाया जा रहा है वो कुछ इस अंदाज में मनाया जा रहा है। हालांकि आज वाकई में एक बहुत बड़ा दिन है गांधी परिवार के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और खुद राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि आज पूरे 133 दिन के बाद ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा के फैसले पर रोक लगाई है। 133 दिन का वनवास आप इसे मान लीजिए, राजनीतिक वनवास राहुल गांधी ने काटा है। गुजरात की सूरत की अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताने के लिए राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी माना था और उस समय राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी और इसी फैसले की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें सांसद के तौर पर मिला सरकारी बंगला भी तब खाली करना पड़ा था। लेकिन जिस निचली अदालत के फैसले के कारण उन्हें अपना यह मकान खाली करना पड़ा, सरकारी बंगला, और लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ी, आज उस पर रोक लग गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कह दिया कि अब जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए इस फैसले पर यानी सजा के फैसले पर स्टे लागू रहेगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राहुल गांधी इस आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी हैं या फिर नहीं हैं। और राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ निचली अदालत और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी अर्जी दी थी, अपील की थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी अपील को खारिज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा के फैसले को मान्य रखा था और फैसले को सही माना था। लेकिन इसके बाद फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए, आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को पूरी तरह से बदल दिया और राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी है और यह राहत राजनीतिक भी है और नैतिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 3 बातों को आधार मानते हुए यह फैसला दिया है जिन पर हाई कोर्ट और निचली अदालत में गौर नहीं किया गया था। तो आज आपके मन में यह बात जरूर होगी कि ऐसी कौन सी बात है जो हाई कोर्ट को नजर नहीं आई, निचली अदालत को नजर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट को नजर आ गई। तो इसमें जो पहला आधार है वो है अधिकतम सजा का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने जब राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल जेल की सजा सुनाई तो अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को अधिकतम 2 वर्ष की बजाय 2 वर्ष से 1 दिन भी कम की सजा सुनाई गई होती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द न होती और उनकी सदस्यता बच जाती, अगर 1 दिन भी अदालत ने 1 दिन की सजा भी कम कर दी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका कोई आधार नहीं था। यानी सरल भाषा में आपको अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि निचली अदालत राहुल गांधी को 2 साल से कम की सजा भी सुना सकती थी, लेकिन उसने अधिकतम 2 साल की सजा ही सुनाई और यह अधिकतम सजा देते समय निचली अदालत ने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि इस मामले में जो अधिकतम सजा हो सकती है 2 वर्ष की, वो अधिकतम ही क्यों दे रही है, उससे कम क्यों नहीं, 1.25 वर्ष क्यों नहीं, 1.5 वर्ष क्यों नहीं, 1 वर्ष क्यों नहीं। और अगर 2 वर्ष से कम की सजा राहुल गांधी को दी जाती तो फिर उनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं होती। असल में आपराधिक मानहानि के जो मामले होते हैं उनमें अपराध को कंपाउंडेबल माना जाता है। इसका मतलब ये कि ये ऐसा अपराध है जिसमें अदालत के बाहर भी दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में जमानत भी बहुत आसानी से मिल जाती है और ये गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, इनमें तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि निचली अदालत ने ऐसा होते हुए भी, कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हुए भी राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे को बहुत गंभीर माना और इसे गंभीर मानकर उन्हें ऐसे मामले में होने वाली सबसे ज्यादा यानी अधिकतम सजा दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा बहस का एक बहुत बड़ा आधार बन गया और सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि कैसे राहुल गांधी को विक्टिमाइज किया गया है, जानबूझकर निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने भी जब राहुल गांधी की अर्जी खारिज की तो उसने भी अधिकतम सजा के इस विषय पर गौर नहीं किया, यानी यह पॉइंट उससे भी छूट गया। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला केरल के वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता से भी जुड़ा हुआ मामला है, जहां से राहुल गांधी सांसद थे।
यानी इस मामले का जो असर है वो वायनाड के लोगों पर भी पड़ेगा। अदालत ने जो तीसरी बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले लोगों के लिए जो बातें कही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता और यह राहुल गांधी का कर्तव्य है कि उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी अदालत ने यह बात तो मानी है कि जिस भाषण के लिए राहुल गांधी को सजा हुई वो भाषण ठीक नहीं था, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। उन जजों के नाम भी आप जान लीजिए। इनमें पहले हैं जस्टिस BR गवई, दूसरे हैं जस्टिस PS नरसिम्हा और तीसरे हैं जस्टिस संजय कुमार। इसके बाद वो केरल हाईकोर्ट गए, जहां राहुल गांधी के मामले की ही तरह अदालत ने उनके खिलाफ सजा के फैसले पर उनकी सजा पर रोक लगा दी और इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें तब 62 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था और तब जाकर उनकी सदस्यता बहाल हुई, 2 महीने के बाद, लगभग 62 दिन के बाद। इसलिए आज के फैसले के बाद राहुल गांधी को कितना इंतजार करना पड़ेगा, उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने में कितना समय लगेगा, यह स्पष्ट नहीं है। यह 1 दिन में भी हो सकता है और 62 दिन में भी हो सकता है और इससे आगे पीछे भी कुछ समय अवधि हो सकती है, कोई नहीं कह सकता। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में 24 घंटे का समय भी नहीं लिया था। इधर गुजरात की निचली अदालत ने फैसला सुनाया और उधर उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई, फटाफट हुआ था काम। इसलिए अब सरकार को और लोकसभा स्पीकर को सदस्यता बहाल करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से तुरंत सदस्यता ले ली थी वैसे ही सदस्यता वापस करो। लोकसभा सचिवालय किसी भी सांसद की सदस्यता तभी बहाल करता है जब उसे अदालत के आदेश की कॉपी मिल जाती है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो जल्द कोर्ट के फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय को सौंप देगी और अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कराने के लिए रात भर भी लोकसभा सचिवालय के दफ्तर के बाहर उन्हें खड़ा होना पड़ा तो वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब हम आपको हरियाणा के नूंह में लेकर चलेंगे, जहां हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गियों पर आज बुलडोजर चला दिया। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि ये रोहिंग्या वर्षों से ऐसे ही अवैध रूप से इन इलाकों में रह रहे थे। तब ना तो हरियाणा पुलिस की नींद टूटी और ना ही हरियाणा सरकार जागी। लेकिन दंगों के बाद जब यह बहस शुरू हुई कि मनोहर लाल खट्टर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से सीख लेनी चाहिए, तो आज उस नूंह के उन इलाकों में यह बुलडोजर चलने लगा जहां पुलिस पहले जाने से भी डरती थी। ये वो इलाके हैं जहां पुलिस पहले जाने से पुलिस को डर लगता था, पुलिस जो चाहे वो होने देती थी। आज वहां पर अचानक से बुलडोजर पहुंच गया। नूंह जिले में आज ऐसे 5 से ज्यादा स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, जहां से पुलिस ने सांप्रदायिक दंगों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें नूंह के जिस नल्हड़ शिव मंदिर को चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया था, उस मंदिर के पीछे वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को भी हटा दिया गया। वन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इस मंदिर के पास कुल 5 एकड़ की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण हो चुका था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि इस अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और सरकार की नींद इतने सालों तक क्यों नहीं टूटी। आज भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज भी हमारे देश में न जाने कितनी हजारों एकड़ सरकारी जमीन है जिस पर अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है और रोकने वाला कोई नहीं, बुलडोजर चलाने वाला कोई नहीं। आप भी अगर अपने घर के आसपास जाएंगे, चाहे आप किसी शहर में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना इस देश में सबसे आसान काम है और पूछने वाला कोई नहीं है। और सरकारें इंतजार करती हैं कि उस इलाके में अगर कोई ऐसी घटना घट जाए जो कि मीडिया की हेडलाइंस में आ जाए, तब फिर वहां पर जरूर 1-2 दिन के लिए बुलडोजर भेज दिया जाता है, वरना ये सारे बुलडोजर इतने सालों तक छुट्टी पर बैठे थे। आज नूंह के मोहम्मद रोड पर स्थित उस झुग्गी बस्ती पर भी बुलडोजर चला जहां रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं और यह वही इलाका है जहां से आई हिंसक भीड़ ने नूंह के कई इलाकों में हिंसा की थी और इनमें कुछ रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल थे, जिसकी वजह से आज यहां 200 अवैध झुग्गियों को तोड़ दिया गया।
हरियाणा सरकार आज बुलडोजर से इस अतिक्रमण को तो कुचल सकती है, लेकिन वो इस सवाल को नहीं कुचल पाएगी कि ये रोहिंग्या मुसलमान लंबे समय से यहां अवैध कब्जे करके रह कैसे रहे थे। आज बड़ा सवाल यह है कि ये रोहिंग्या मुसलमान असल में नूह तक पहुंचे कैसे, जब ये अवैध रूप से यहां पर आए हैं। कैसे ये वहां अपनी झुग्गियां बना पाए, कैसे ये वहां काम कर पाए, और कैसे वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने आज तक इन्हें कभी रोका नहीं। और क्या ये सारे लोग सिर्फ दंगे का इंतजार कर रहे थे? क्या हरियाणा की पुलिस को और एमएल खट्टर को यह पता था कि 2023 में इस दौरान दंगे होंगे और दंगों के बाद फिर इन रोहिंग्या मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? और सोचिए, अगर ये दंगे ना हुए होते तो भी क्या ये बुलडोजर चलाया गया होता? तो भी क्या इस अतिक्रमण को हटाया गया होता? तो भी वन विभाग की जो 5 एकड़ की जमीन इन लोगों ने कब्जा करके रखी हुई है वर्षों से, तो क्या उसे हटाते या उसको ऐसे ही छोड़ देते? क्योंकि हमें यह लगता है कि अगर दंगे ना हुए होते तो सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस जमीन को खाली करा लेती। बेंगलुरु में एक ऐसी ही बहुत ही चिंताजनक घटना हुई है जिसकी वजह से आज आप सबको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, खास तौर पर उन महिलाओं को जो हर रोज ऐसी कैब्स का इस्तेमाल करती हैं। बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने एक महिला पैसेंजर को ब्लैकमेल करके उससे लगभग 1 करोड़ रुपया वसूल लिया। और यह घटना इसलिए हुई क्योंकि यह महिला कैब में सफर करते वक्त अपने किसी दोस्त से मोबाइल फोन पर कुछ प्राइवेट और निजी बातें कर रही थी, और उसकी इन सारी बातों को यह ड्राइवर बहुत ध्यान से सुन रहा था। महिला फोन पर बात करने में व्यस्त थी, वो ये नहीं जानती थी कि कैब का ड्राइवर सारी बातें ध्यान से सुन रहा है और अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें नोट करता जा रहा है। इस महिला ने जब कैब में सफर करते हुए अपने एक बॉयफ्रेंड को फोन पर यह बताया कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और उसने अपने पति को तलाक देने के लिए एक योजना बनाई है, तो ये सारी बातें इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ध्यान से सुन रहा था। और इस महिला की बातचीत से इस ड्राइवर को उसका नाम और उसके पति का नाम भी पता चल गया। इसके बाद इस ड्राइवर ने इस महिला को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया और यह महिला वहां से चली गई जैसे कुछ हुआ नहीं, जैसे हमेशा होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस कैब ड्राइवर ने सोशल मीडिया पर इस महिला और उसके पति का अकाउंट ढूंढ लिया, जो कि आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, और इस महिला को उसका दोस्त बनकर यह मैसेज करने लगा, क्योंकि यह समझ चुका था कि महिला के दोस्त का नाम क्या है, महिला उससे कैसे बात करती है। और इस महिला को भी यह लगने लगा कि शायद ये वही व्यक्ति है जो उसका दोस्त है, जिससे वो अक्सर बातें करती है। और क्योंकि ये कैब ड्राइवर इस महिला के बारे में सभी निजी बातें तब तक जान चुका था, इसलिए ये जो महिला है इस कैब ड्राइवर पर शक भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी बातें थी जो उस महिला या उसके मित्र को ही पता थी। लेकिन बाद में इस कैब ड्राइवर ने इस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अगर इस महिला ने ड्राइवर को पैसा नहीं दिया तो फिर वो उसके पति को सब कुछ बता देगा और उसके पति को फोन करेगा और कहेगा कि कैसे यह महिला उसे धोखा दे रही है और उसे तलाक देने वाली है। इस बात से महिला बहुत डर गई और उसने ब्लैकमेल होने के बाद इस कैब ड्राइवर को लगभग अलग अलग किश्तों में 1 करोड़ रुपया दे दिया। और इस महिला ने पुलिस को भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं, वो इतनी डर चुकी थी, जिसकी वजह से यह कैब ड्राइवर पकड़ा नहीं गया। तो अब आप सोचिए, ये कैब ड्राइवर उस महिला को ब्लैकमेल करता रहा और 1 करोड़ रुपया उस महिला से ले लिया। महिला ने ना तो पुलिस में शिकायत की, ना ही किसी को इस बारे में बताया। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि ऊपर वाला शायद सब देख रहा था। इसी हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने इस व्यक्ति को अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर शराब पीते हुए पकड़ लिया। ये बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को इस कैब ड्राइवर के पास से बहुत महंगी शराब मिली, और ये शराब इतनी महंगी थी कि इसकी एक बोतल 10,000 रुपए की है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि इस कैब ड्राइवर के पास इतना पैसा कैसे आया कि ये 10,000 रुपए की शराब पी सके। और जब पुलिस को शक हुआ तो उसने इस ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ की, कुछ डंडे मारे, तो मामला खुलकर सामने आ गया और यह पता चला कि जिस महिला पैसेंजर को ब्लैकमेल करके इस ड्राइवर ने 1 करोड़ रुपए वसूले थे, उसी पैसे से ये
आजकल शराब पीता था और उस पैसे को इस तरह से उड़ा रहा था।